नमस्कार, आपका 24 न्यूज प्लस के लाइव शो मैडी टॉक में मैं शिल्पा नेगी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप सभी प्यारे दर्शक जानते हैं कि ये शो इसलिए खास है, इसमें बात करते हैं सिर्फ आपकी हेल्थ से रिलेटेड सवालों के बारे में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर सप्ताह हमारे साथ एक डॉक्टर खास तौर पर मुखातिब होते हैं आपसे। आज हमारा शो एक बार फिर से बेहद खास है, उसकी वजह है महिलाएं। जी, आज हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं महिलाओं से रिलेट करती समस्याओं के बारे में। इसलिए एक खास डॉक्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप है चंद्रा के हाथी, गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत वार्मली वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू मैम से बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को बता दें 51099151 पर आप कॉल कर सकते हैं और खास तौर पर महिलाओं से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि आपकी कोई समस्या है जिस पर आप बात करना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर मैम से बात कर सकते हैं फोन के जरिए। जब तक आप हमें फोन करें मैं मैम से सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। मैम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आज हमने महिलाओं के लिए खास तौर पर ये एपिसोड रखा है जिसमें हम सिर्फ महिलाओं से रिलेट करती समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। आप एक गायनी हैं खास तौर पर, तो मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि महिलाओं में आमतौर पर सबसे ज्यादा किन समस्याओं के बारे में शिकायतें आती हैं? महिलाएं क्या लेके फिजिकली प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे कंसल्ट करती हैं? मोस्टली लिकोरिया या पीरियड्स की प्रॉब्लम करती है। अच्छा, तो मेरा सवाल इसी से रिलेट आपसे होगा। मेंस्ट्रुएशन जो है, क्या उसको लेकर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? इरेगुलरिटी या बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होना? नहीं, हर ही तरह के लोग होते हैं, मतलब इरेगुलर भी होते हैं जी। और ज़्यादा एक्सेसिव जो है ब्लीडिंग वाले भी पेशेंट आते रहते हैं। और ये करीब समझ लो आप, जो प्यूबर्टी वाली एज होती है वहाँ से लेके मेनोपॉज तक ये पीरियड्स की प्रॉब्लम वाली हर एज की लेडीज़ में होता है। इवन बच्चे आ जाते हैं कई बार, 12-13 साल के बच्चे जिनको बहुत लंबे लंबे टाइम तक पीरियड्स चल रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह से बच्चे भी आ जाते हैं। देन 40 मोस्टली ये या तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे, जैसे छोटे बच्चों में जो जब पीरियड्स जस्ट स्टार्ट होते हैं उस टाइम में पीरियड्स की इरेगुलरिटी और ज़्यादा ब्लड फ्लो की शिकायत रहती है। और फिर दूसरा 40 के बाद में, या अपन कहें 35 से 50 के बीच में, ये ज़्यादा ब्लीडिंग वाली शिकायत उस एज पे ज़्यादा होती है। अच्छा, शुरुआती बच्चों से आप बात कर रही हैं कि जब बच्चों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उस वक्त कोई एज डिसाइड तो हम कर नहीं सकते, तो मेन जो आइडियल एज है वो क्या होती है? नहीं, पहले तो ये आइडियल एज 14 to 15 के आसपास होती थी। आजकल ये एज बहुत रिड्यूस हो गई है। मैंने कई बार बच्चे 7 इयर्स का बच्चा भी देखा है जिसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए। अच्छा। मतलब 7 और 8 इयर्स। शायद अपना एनवायरनमेंट और एक्सपोजर, खाना पीना, स्ट्रेस, खाना पीना और जो एक्सपोजर भी है टीवी और इन सब चीज़ों के कारण, मतलब एनवायरनमेंट टोटल जो है सब जगह जो चेंज हुआ है उसके कारण बच्चों का जो पीरियड्स की एज है वो काफ़ी छोटी एज पे चालू हो गया है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन सर्कल जो है, बड़ों की बात तो हम बाद में करते हैं, हम छोटों की ही बात कर लेते हैं। छोटों में अगर ब्लडिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो, ये कैसे पता चलेगा? या फिर अगर ज़्यादा ब्लडिंग प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि बच्चे तो इस चीज़ को जज नहीं कर सकते। नहीं, बच्चे जज नहीं करते। यूजुअली उनकी मदर्स केयर करती हैं। नाउ दैट टाइम दे शुड बी अवेयर अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब प्रोलॉन्ग पीरियड्स रहते हैं तो मदर्स आ जाती हैं बच्चों को लेके कि ना इनके पीरियड्स लंबे लंबे टाइम तक चल रहे हैं तो दिखाना है, इस तरह से। या कई बार ये होता है कि एवरी 15th डे, मतलब बहुत शॉर्ट साइकिल हो जाते हैं उन लोगों के। तो फिर नेचुरली बाकी सब चीज़ों के लिए वो लोग मदर की हेल्प लेते हैं, तो मदर मोस्टली आ जाती है बच्चों को लेके, या वो लोग मदर से डिस्कस करते हैं। नेचुरली बच्चे अपनी मदर से डिस्कस करेंगे तो फिर मदर्स लेके आती हैं। आजकल तो काफ़ी मदर्स लेके आती हैं बच्चों को। अच्छा, मेरा एक और सवाल था आपसे कि हम मदर्स की बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एवरीबॉडी इज नॉट कंफर्ट टू टॉक अबाउट इट। तो महिलाएं जितना अपनी बच्चियों को लेकर अवेयर रहनी चाहिए उतनी आजकल अवेयर नहीं है। हालांकि स्कूल्स में आजकल इस बारे में एजुकेशन मिलने लगी है, खुलापन आ गया है, हमारी सोच भी खुलने लगी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो संकीर्णता अभी भी है कि ना ही माताएं अपने बच्चों से बात कर लेती हैं कि भाई जब वो इस मेंस्ट्रुएशन सर्कल को फेस करेंगी देन वी विल टॉक विद आवर गर्ल्स, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने से पहले हम अपनी बच्चियों को अवेयर कर दें? इसके बारे में हमें एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल एजुकेशन देनी चाहिए। मैंने ये देखा है
कि जिन बच्चों को पहले से ये बताया हुआ होता है कि देखो ये पीरियड्स आते हैं और सब लेडीज़ को आते हैं, ये सब नॉर्मल है और तुम्हें भी आएंगे और इसको कभी भी एबनॉर्मल नहीं लो, तो पेशेंट, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत रहता है। तो बच्चा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि देखो एक एज के बाद में मेरे को पीरियड्स आएंगे। तो उन लोगों में जो डिस्मेनोरिया, जो पीरियड्स के टाइम में पेट में दर्द या बहुत थकान होना या पीरियड्स को एबनॉर्मल लेने वाली जो हैबिट होती है ना, वो कम हो जाती है एंड बच्चे उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज कई बार ये होता है कि मदर्स जो है बच्चों को लेके एवरी मंथ हॉस्पिटल विजिट करती हैं या एवरी मंथ वो लोग स्कूल की छुट्टी करा देते हैं बच्चे, जबकि उनको बिल्कुल ऐसा नॉर्मल समझाया जाए कि ये रूटीन, अपना रूटीन भी कंटिन्यू रखो, पीरियड्स भी आएंगे, ये सब नॉर्मल है, इसके लिए कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है इसमें। मतलब पेरेंट्स ही अपने यहाँ पे नहीं है, अपनी भारतीय संस्कृति में काउंसलिंग जैसी कोई अभी खुलापन नहीं आया इतना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकोच है। मतलब एज अ मदर बच्चों को बताना चाहिए, अपनी बेटियों को कि मदर को भी बताना चाहिए और हाँ स्कूल में एजुकेशन भी इसके लिए थोड़ा सा देना चाहिए, क्योंकि उसे वो एक एज ऐसी है जिसमें बच्चे अपनी टीचर का ज़्यादा मानते हैं, मदर से ज़्यादा टीचर का समझते हैं ऐसा। प्लस अगर स्कूल में डिस्कस किया हुआ होता है ना, तो वो लोग अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा जो दो फ्रेंड्स के बीच का बैरियर भी हट जाता है, तो फिर उससे उनका एक्सेप्टेंस बढ़ता है। ऐसा गर्ल्स मेंटली प्रिपेयर भी हो जाती हैं कि ये चीज मेरे साथ होगी, तब उसे फेस करने के लिए उसे इजी रहेगा। अच्छा, इस ड्यूरिंग ही हाइजीनिक कॉन्शियस रहना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे उसमें। हाइजीन तो मेंटेन करना फर्स्ट है, जरूरी है। अच्छा, बड़ों की बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होना तो एक जेन्युइन बात है जिसके बारे में बात करेंगे आगे भी, लेकिन बच्चों में अगर ये इरेगुलर हो, ऐसा सिम्टम्स आता है? जैसे अगर 7 या 8 साल या आप जो कह रही हैं 12 साल 13 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, उससे लेकर अगर 2 साल 3 साल में बच्चा ये कहे कि मुझे इरेगुलर है या मुझे रेगुलरिटी से नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, बेसिकली जो पीरियड्स जो आते हैं ये अपने सारे हार्मोन्स के प्रभाव से आते हैं और इनिशियली सारे हार्मोन्स का आपस में, जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी के तीनों जो हार्मोन्स होते हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए शुरुआत के पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और वो नॉर्मल है। लेकिन ये भी अगर उनको समझाया जाए, मदर को, बच्चों को समझाया जाए, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यूजुअली 4 इयर्स लग जाते हैं। एक कॉल ले लेते हैं, कट गया जी मैम। 4 इयर्स लग जाते हैं जब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सेस को सेटल होने में जी। तो अक्सर 4 साल के बाद में, 4 साल में कईयों के पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं और कईयों के शुरू से ही नॉर्मल रहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं। अगर जब तक इरेगुलर हैं पीरियड्स के, किसी को कभी 3 महीने से आ रहा है, कभी 2 महीने से आ रहा है, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पीरियड्स में एक्सेसिव फ्लो है, जैसे कि 10-10 दिन रह रहा है, 15-15 दिन रह रहा है, तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। मतलब फिर नहीं तो इनिशियली बच्चा एनीमिक हो जाएगा, सारा वही ग्रोथ का टाइम होता है और वही ये पीरियड्स एकदम हैवी पीरियड्स आएंगे तो परेशान हो जाएगा बच्चा। तो उस टाइम में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये एक्सक्लूड करना ज़रूरी है कि कहीं कोई और पैथोलॉजी नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है। अगर कोई और बीमारी नहीं है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है जो हम लोग दे देते हैं, पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं इससे। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें खुलापन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं हमें बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके जो परिणाम हैं जब ये सीरियस हो जाती हैं तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस महिलाओं के लिए लेकर आती है। तो आज हमारे साथ मैम हैं। अगर कोई भी महिला अपनी किसी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहती हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं 51099551 पर। अच्छा, हम जो ये मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त खून का जो
बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, तो डाइट शेड्यूल क्या फॉलो करना चाहिए, चाहे 12 साल की बच्ची हो या फिर एक 18 साल की लड़की हो? थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के टाइम में ही, बट वैसे भी आयरन रिच फूड तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। आयरन रिच जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, पर्टिकुलरली जिसमें जैसे बनाना, फ्रूट्स में अगर अपन देखें तो बनाना है आयरन रिच, अगेन लौकी, आलू बच्चे पसंद ही नहीं करते हरी जो सब्जियां काम की खाना चीजें, लास्ट एपिसोड में मैंने उससे यही बात की थी कि बच्चे खाते नहीं है काम की चीजें जो नहीं खाते हैं। सेव, ये सब चीजें जो है, तिल अगर ऐसा देखें तो तिल, गुड़, ये चीजें देनी चाहिए बच्चों को और महिलाओं को खुद भी खानी चाहिए। हालांकि महिलाओं का तो नेचर होता है कि वो परिवार की तरफ ज्यादा झुकाव देती है, तो अपनी तरफ गौर ही नहीं करती। जो लास्ट में बच जाता है वो खाने में विश्वास करते हैं। अब बच्चे तो ठीक है, नहीं बचा तो बस ठीक है। मेरा एक और सवाल आपसे, अभी आपने कहा हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस होना है वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस होना डाइट शेड्यूल की वजह से ही होता है या फिर किसी तरह का फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस भी उनको बढ़ावा देता है? मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस भी उससे भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन इनिशियली तो मतलब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को जो वो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को एडजस्ट होने में टाइम लगता है जी। तो इनिशियली तो उन दोनों उनका एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मतलब शुरुआत के हम लोग कहते हैं मैक्सिमम 4 इयर्स तक पीरियड्स जो हैं इरेगुलर रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर इरेगुलर रहते हैं तो अपने को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि 7 साल से आजकल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, किस एज के बाद ये कहा जा सकता है कि भाई अब डॉक्टर को चेकअप कराइए कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है? 14 साल अगर 14 साल की लड़की को पीरियड्स भी नहीं स्टार्ट हुए एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं डेवलप हुए तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। और अगर ये कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं लेकिन पीरियड्स नहीं आए तो 16 तक अपन वेट कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान होना चाहिए अपनी बच्चियों के लिए? बच्चियों के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए कि 14 ईयर्स पे अगर पीरियड्स नहीं आए तो एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, अब हम उन महिलाओं को ले लेते हैं जो मैरिड होती हैं एंड दे वांट अपनी फैमिली बनाना चाहती है, कंसीव करना चाहती हैं। मेंस्ट्रुएशन डिसबैलेंस होने से उनकी प्रेगनेंसी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम आती है? क्यों होती है? अगर उनके इरेगुलर साइकिल्स हैं, इसका मतलब उनका ओव्यूलेशन जो एग बनने का प्रोसेस होता है, अंडा बनने का, वो सही नहीं हो रहा है। और वो जब सही नहीं हो रहा है तो इसका प्रेगनेंसी पे इफेक्ट आएगा, प्रेगनेंसी कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी उनको। तो इसलिए अगर इसके लिए भी इनफर्टिलिटी जैसे जो होती है, मतलब अगर प्रेगनेंसी 1 साल तक अगर हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी मेजर फॉर द फैमिली प्लानिंग, तो उनको जाके इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए एक बार। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, फर्स्ट जब हम एक महिला बच्चा कर लेती हैं तो दूसरे बच्चे के और पहले बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, आइडियल गैप कितना होना चाहिए? बहुत इंडिविजुअल चॉइस है क्योंकि आगे जाके फिर ये चीजें कहीं 2 to 3 इयर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिंग तो कोई मतलब नहीं है। एज ज़्यादा हो जाती है 30 के बाद में, हम लोग चाहते भी यही है कि जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब 30 से बिलो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कम रहती है। 30 के बाद में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है, थोड़ी से एग्स और ये भी है जो एबनॉर्मल बनने लग जाते हैं। इसलिए 30 के बाद में अगर हो सके तो फैमिली प्लान, अपनी फैमिली को 30 से पहले प्लान कर लेना चाहिए। अच्छा, आफ्टर मैरिज अगर मेंस्ट्रुएशन डिसबैलेंस हो जाए, जिसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट होता है या क्या सजेशन देती हैं पेशेंट्स को? पेशेंट को ही डॉक्टर को कंसल्ट करो और सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने होते हैं, मोस्टली हार्मोन टेस्ट करवाने होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो होता है पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको कहते हैं, वो काफ़ी कॉमन है, जिसमें वही हार्मोन का इम्बैलेंस होता है और उसके कारण अंडे बनते हैं लेकिन बड़े नहीं होते हैं, फूटते नहीं हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे बन के और ख़राब हो जाते हैं। तो उसके कारण पेशेंट कंसीव नहीं कर सकता है। कई बार हार्मोनल तो कॉज यही होता है, कई बार इस एज पे
टीबी भी अपने इंडिया में काफ़ी कॉमन है। जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होता है वो भी काफ़ी कॉमन है, या दूसरी तरह के जेनाइटल इन्फेक्शंस हैं वो भी कॉमन है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट ही करवाना पड़ेगा। अच्छा, प्रेगनेंसी से रिलेट करती है एक और चीज़ है, हार्मोन डिसबैलेंस की हम बात कर रहे हैं, ओबेसिटी। क्या ओबेसिटी की वजह से कंसीव करने में या फैमिली प्लानिंग में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है? ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से। ऐसा ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे ओबेसिटी के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कारण ओबेसिटी होती है। तो इसलिए जब मतलब अगर बीएमआई, किसी पेशेंट का बीएमआई 25 से ज़्यादा है, 20 to 25 इज़ नॉर्मल, देन 25 to 30 थोड़ा सा ओवरवेट आ जाता है, 30 से ज़्यादा तो उसको तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश हो कि अपना वेट आप कंट्रोल करें। कई बार कई पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाले पेशेंट जिन्होंने अपना वेट रिडक्शन किया एटलीस्ट 5 to 10%, अगर वेट रिडक्शन करने से ही डिजीज़ स्पॉन्टेनियस करेक्ट हो जाती है। इसलिए वेट मतलब एक नॉर्मल बीएमआई वाला वेट जो होता है वो ज़रूरी है कंसेप्शन के लिए, मतलब हैवी वेट वालों को दिक्कत होती है। अच्छा, थायराइड का प्रॉब्लम जो बताया जाता है, क्या वो भी कंसीव करने में कुछ कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है? अगेन हार्मोन, अच्छा वो भी है, सारा हार्मोन रिलेटेड है। तो थायराइड भी अपने ओवेरियन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है? नहीं, सब में ही होता है। मेल्स, क्योंकि महिलाओं में तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है बाय दिस वे कि ऐसा पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं उनको, या पीरियड्स कम हो गए, इसलिए मोटापा आ गया, इसलिए उनको इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं। प्लस प्रेगनेंसी इटसेल्फ के कारण वो लोग ना डॉक्टर के पास जाती रहती हैं, तो उस टाइम टेस्ट हो जाता है, स्क्रीनिंग होती है, तो उसमें पता चल जाता है। जेंट्स को ऐसा इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिसके लिए वो थायराइड का इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो फिर पता नहीं चलता है। बाकी होता तो कॉमन, मतलब ऐसा नहीं है मेल का प्रेवलेंस कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है आपसे। डिलीवरी केसेस दो तरीके से, एक तो बाय सर्जरी और एक नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हाँ कहीं ना कहीं तकलीफ बेहद देती है और उसको फेस करने से अमूमन ज़्यादातर महिलाएं डरती हैं। तो जब एक पेशेंट आपके पास आती है और ये कहती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहती, मुझे सर्जरी करवा के ही इशू करना है, तो आप उस चीज़ को कितना सही मानती हैं? क्योंकि एक सिचुएशन में तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि नहीं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो हम प्रेफर करेंगे कि आपकी सर्जरी हो। लेकिन आज इतना वक्त बदल गया है कि एवरीबडी वांट ऑन टाइम, कि इस टाइम पे, इस मुहूर्त पे हम चाहते हैं हमारा बेबी दुनिया में आए, या तो फिर ये इशू रहता है या फिर वो तकलीफ झेलना नहीं चाहते। तो इस तरह की सर्जरी को आप कितना बढ़ावा देती हैं, कितना एग्री करती हैं? नहीं, बढ़ावा तो नहीं देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा समझाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में 50%, मेरा ऐसा है मानना कि 50% डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन है एंड 50% पेशेंट का। पेशेंट को बियर डाउन करना पड़ेगा, है ना। अगर पेशेंट इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी नहीं है, तो वो बियर डाउन नहीं करेगा, तो लास्ट में आके तो हम फंस जाएंगे, है ना। वो जब बियर डाउन नहीं करेगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा, तो बच्चा खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उस केस में इसलिए 50% कंट्रीब्यूशन डॉक्टर का है, 50% पेशेंट का है। सो अगर सिजेरियन के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, या ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पेशेंट। सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर सपोर्ट करेगा तो कहाँ से बच्चा बाहर आएगा? बिल्कुल सही है। और हम एक कंप्रोमाइज बेबी तो नहीं दे सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ मदर एंड सेफ बेबी दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम मदर को ही सेफ रखें और बेबी को अनसेफ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, नहीं, अगर जैसे कि अगर आपके पास एक पेशेंट आती हैं और कहती हैं कि मैं नॉर्मल नहीं करना चाहती, सर्जरी करवा कर बेबी करना चाहती हूँ, आप उसे एज अ डॉक्टर या एज अ वुमन क्या सजेशंस देती हैं कि इस तरह की सर्जरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी डिफरेंसेस क्या हैं और नॉर्मल डिलीवरी सही और बेहतर क्यों है? उसका हम लोग काउंसलिंग कर देते हैं, उसको बता देते हैं, देखो तुम्हारी नॉर्मल हो सकती है, तुम ट्राई करो, कोशिश करो, पेन्स आए तब तक वेट कर लो। अगर पेशेंट बिल्कुल ही अड़ जाए कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं नॉर्मल, तो फिर यू कांट हेल्प। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल डिलीवरी और जो सर्जरी, उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस बताइए जिससे लगे कि हाँ, जिनकी नॉर्मल हो सकती है उनको नॉर्मल करनी ही चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिले इस चीज़ से।
जिनकी नॉर्मल हो सकती है उनकी नॉर्मल करवानी चाहिए, दैट इज ट्रू, पर करनी चाहिए तो अपने अपने हाथ हाँ, में वो है तो ना, अपने वो तो लेकिन पेशेंट के हाथ में जैनून है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी वाली महिला को देखा जाए तो वो 10-12 दिन में शी इज रेडी टू डू वर्क। हाँ। और जो सर्जरी करवाती हैं, एक तो बॉडी अंदर से कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हमने एक सर्जरी करवाई है, दूसरा फिर काफी 6 महीने तक मोस्ट ऑफ देखा जाता है प्रिकॉशन लिया जाता है, ज्यादा वेट नहीं उठा सकते, घर का आप काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जेन्युइन ये जो फायदा दिखता है नॉर्मल डिलीवरी में, ये सर्जरी में नहीं दिखता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को ही बताएं, क्योंकि आजकल ये केसेस बहुत आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी लेना नहीं चाहते। ये चीज जो है ना 6 मंथ तक का रेस्ट और ये सब, ये सारा है ना मतलब लोगों का ही बनाया हुआ है। हम लोग नहीं कहते 6 मंथ अच्छा, ऐसा है? हाँ, हम लोग जब हमारे सिजेरियन होते हैं तो हम तो 5 डेज में वर्क करने लग जाते हैं। दैट्स वेरी गुड। मतलब 15 डेज में तो हम लोग दूसरों के सिजेरियन करने हैं, दूसरों की डिलीवरी करवानी है, वो सब चालू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी और उनकी बॉडी में कोई क्या फर्क तो difference है नहीं, बिल्कुल सही बात सो है। ये अपना पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है। नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट भी जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो लोग 6 मंथ तक सोते रहते हैं। हाँ, सही मतलब है। ऐसा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और आजकल इतने अच्छे जो जिसको हम कहें कि ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए इतने अच्छे मेजर्स आ गए हैं, इवन इन सर्जरी। तो हम लोग वो इंजेक्शंस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब दे देते हैं तो सिजेरियन में भी ब्लड लॉस मिनिमम कर देते हैं उसको, और इवन डिलीवरी में भी ब्लड लॉस मिनिमम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ब्लड लॉस बहुत मिनिमम बहुत ज्यादा हो होता गया है। जिसके कारण पेशेंट को कमजोरी हुई। ठीक है, थोड़ा सिजेरियन का जो मतलब स्किन के जो स्टिचेस वगैरह होते हैं, ट्रॉमा और जो भी ऑपरेटिव ट्रॉमा होता है उसके कारण ठीक है 15 डेज 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आफ्टर 1 मंथ शी कैन डू ऑल वर्क। अच्छा, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जिनके बच्चे सीजर से होते हैं वो ओबेसिटी को ज्यादा फेस करते हैं कि भाई हमारा बेबी सर्जरी से हुआ इसलिए हम इतने मोटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ इसलिए नहीं? वो ओबेसिटी वो जो घर पे कितने 10-10 किलो 15-15 किलो घी खिलाते हैं, जी, मैं वही कहने वाली थी। सुलाए रखते हैं पेशेंट को, एक्टिविटी कोई नेल एक्टिविटी पे रख लेते हैं तो फिर वेट तो बढ़ना ही है। तो जी हाँ, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि ये हमारे कल्चर में तो बहुत जेन्युइन देखा जाता है कि जब हम डिलीवरी करते हैं तो उसके बाद जैसे लड़की अपने घर भी चली जाती है तो शी टुक सो मच रेस्ट कि भाई लड्डू खाने हैं, घी ही खाना। उस वक्त फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। क्या उन सब की नीडी होती है उस वक्त, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ही है क्योंकि फैट तो हमें नजर आता है आफ्टर डिलीवरी? साइंटिफिकली तो आयरन और कैल्शियम बी कॉम्प्लेक्स, बस और जी। कुछ नहीं। वो तो माओ का प्यार है कि वो अपनी बच्चियों को इतना डाइट शेड्यूल इतना अच्छा रखती हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि ये हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मैंने देखा या सुना है कि भाई जब पहला बच्चा सर्जरी से होता है, सिजेरियन होता है, तो क्या दूसरा भी सिजेरियन होगा, ये जरूरी है? वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। कई ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें सेकंड नॉर्मल हो सकता है। जैसे अगर ब्रीच है, फर्स्ट ब्रीच है किसी का, तो ब्रीच के लिए प्राइमरी ब्रीच में एक इंडिकेशन बन जाता है, सिजेरियन करना पड़ता है। और अगर सेकंड बेबी नॉर्मल है, नॉर्मल हेड प्रेजेंटेशन है, तो नॉर्मल हो सकता है। और पहला नॉर्मल होके दूसरा सीजर हो तो इज इट पॉसिबल? पहला नॉर्मल होके सेकंड सिजेरियन, हाँ हो सकता है। सेकंड की हर डिलीवरी की अपनी इंडिकेशन होती है, इसलिए हम लोग उससे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पहले सिजेरियन है तो अब सिजेरियन ही होगा। ठीक है, उसको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन पहले किस लिए किया गया है। जैसे पहले एक होता है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, उसका बच्चे का बाहर निकलने का रास्ता ही छोटा है, तो उस केस में ये है कि सेकंड सिजेरियन ही करना है, क्योंकि वो रास्ता बड़ा नहीं होगा किसी भी तरह से, है ना। वो तो आपका बिल्ट है, बिल्कुल। आपका जो है पैसेज अगर छोटा है, डिलीवरी का पैसेज, तो वो छोटा ही रहेगा। तो उस केस में फिर ये ट्रायल लेने से कोई मतलब नहीं है। पर जैसे कई बार फर्स्ट में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई पेशेंट को डिलीवरी से पहले, उस कारण से अगर हमें सिजेरियन करना पड़ा, और सेकंड में कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हो सकता है नॉर्मल हो सकता है। इसलिए वो उसको हर प्रेगनेंसी को उस प्रेगनेंसी के हिसाब से ही असेस किया जाता है। अच्छा, आजकल एक और चीज़ देखने को मिलती है, जैसे महिलाएं शादी के बाद फ्यूचर बनाने में लगी रहती हैं कि अभी 2 साल हमें सेटल होने में लगेंगे, अभी हमें 3 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, और इस वक्त फैमिली प्लानिंग के चक्कर में वो लोग कुछ तरह की पिल्स भी प्रिकॉशन के तौर पर यूज़ करती हैं, और उसके बाद ये होता है रिजल्ट कि जब वो कंसीव करना चाहती हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो वो प्रिकॉशंस कितने हार्मफुल हैं महिलाओं के लिए? हार्मफुल है,
इसके लिए एक तो एज बढ़ जाती है, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये लोग आईपिल लेते हैं। आईपिल जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जी, जो 72 आवर्स वाली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाई डोजेज ऑफ हॉर्मोन्स। उससे पीरियड्स की रेगुलरिटीज बढ़ जाती है, एक चीज़। और थर्ड, वो ये लोग ऑफन ऑन एम्प्टी पिल लेते हैं। एम्प्टी पिल जो लेते हैं वो लोग ऑलमोस्ट ऐसा चने जैसे ले लेते हैं, कभी भी खा लिया जैसा। तो उस केस में तो बहुत दिक्कत है। एम्प्टी पिल जो है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन भी कर दी है। पहले मार्केट में गवर्नमेंट ही लेके आई थी जी जी, और अब बैन भी हो गई है वो। लेकिन लेते हैं सारे ही पेशेंट, एम्प्टी पिल ही लेके आते हैं। और एम्प्टी पिल जब लेते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि एमटीपी कराने में तो ये वन डे का प्रोसेस होता है, एंड अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशन किया जाता है। जबकि एम्प्टी पिल जो लेता है तो उसमें बच्चा एक टाइम में नहीं गिर जाता है, वो धीरे, कभी थोड़ा सा निकला, कभी थोड़ा सा निकला, इस तरह से करके कई बार ये प्रोसेस 1 मंथ 2 मंथ ऐसे ले लेता है। उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो बच्चे के टुकड़े पड़े रह जाते हैं अंदर, उससे सेप्सिस होता है। और सेप्सिस से कई बार ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, तो आगे कंसेप्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए दवाइयों से ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा रिस्की है। पर सारे पेशेंट एम्प्टी पिल डिमांड करते हैं, सारे पेशेंट। अच्छा, कम पेशेंट डिमांड करते हैं? बिल्कुल, सारे पेशेंट यही एम्प्टी पिल डिमांड करते हैं, बहुत कम। मतलब जब हमने 91 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उस टाइम में जितनी एमटीपीज होती थी, आज की तारीख में उतनी एमटीपीज नहीं होती हैं, लेकिन उतने ही पेशेंट एम्प्टी पिल लेके आते हैं। एम्प्टी पिल की कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी डीएनसी करनी पड़ती है। और फिर एम्प्टी पिल लेंगे, एम्प्टी पिल की भी कॉम्प्लिकेशन बियर कर रहे हैं और फिर डीएनसी करवाते हैं, तो उसकी भी, तो दोनों प्रोसेस के थ्रू क्यों जाना है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जब हम इसी के बारे में बात करें, मेडिकेटेड अबॉर्शन बोल सकते हैं इसको, जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्या डॉक्टर की तरफ से भी कभी इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किसी सिचुएशन में महिलाओं को अगर मेडिकेटेड अबॉर्शन अलाउ हो, तो ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब आप ये सजेस्ट करें कि हाँ अभी आप अबॉर्ट करवा सकती हैं, आपको अबॉर्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसे एक तरह से ये बहुत गलत, ने बैन कर दिया तो क्यों करना है जी, ऐसा है ना। जैसे अभी हम रिलेट करते हैं डीएनसी से, जो आप कह रही थी, डीएनसी भी एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर बेहतर ढंग से नहीं किया जाए तो महिलाओं की जान को खतरा रहता है, जहाँ तक हमने सुना है। क्योंकि आजकल ये देखने को मिला है कि डीएनसी मतलब होता है कि आपको अपने जो कंसीव किया उसको क्लियर करना चाहते हैं, और अगर वो बेहतर ढंग से नहीं होता है तो उसके इन्फेक्शंस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस वक्त क्या ध्यान रखने लायक बात है, या फिर डीएनसी प्रोसीजर में ऐसा क्या किया जाता है? नहीं, डीएनसी प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बेबी को, यूट्राइन कैविटी को एम्प्टी किया जाता है ना। बेबी मतलब जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहते हैं जी, उनको रिमूव किया जाता है। तो अगर आप किसी भी ट्रेन पर्सनल से करवाएंगे तो वो जो ड्यू प्रिकॉशन है वो लेगा ही, एसेप्टिक प्रिकॉशन मेंटेन करेगा ही करेगा, और उसके बाद में आपको जो एंटीबायोटिक्स देनी है, जो भी करना है वो सब करेगा वो। उसमें आपको अलग से कुछ ध्यान, मतलब नेचुरली वो सारी केयर हमें लेनी है, जी, है ना? जी, जी। इसलिए अच्छा, यूट्रस जैसी जगह है, यहाँ पे इन्फेक्शंस होना कितना नुकसान पहुंचाता है महिलाओं को? नुकसान पहुंचा सकता है, काफी पहुंचा सकता है। जैसे ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है तो आपका रिप्रोडक्शन और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब आगे आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इन्फेक्शन से वो हो जाता है। कई बार इन्फेक्शन से यूट्रस खुद के अंदर सारे ऐसे बैंड्स जैसे बन जाते हैं, कैविटी के अंदर एडिशंस बन जाते हैं जी। तो इसलिए यूट्राइन मतलब हर ही चीज़ का इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन तो बुरा ही है जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे महिलाएं कंसीव करती हैं और अगर सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि भाई आपको सोनोग्राफी करवानी है, तो एक मिथ्या बनी है कि बार बार सोनोग्राफी कराने से भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है। ये कितना सही है? क्योंकि डॉक्टर 2 या 3 बार तो सजेस्ट करती ही हैं। नहीं, 3 सोनोग्राफी इंडिकेटेड है, नॉर्मल करवानी ही चाहिए। जैसे एक तो 6 to 8 वीक पे करवाते हैं हम लोग, जो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन प्लस बेबी का हार्ट वार्ट डेवलप हो गया या नहीं ये देखने के लिए। देन 5th मंथ पे करवाते हैं कि बेबी जब पूरा बन जाता है तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो बेबी में, ये देखने के लिए। और एक 9th मंथ पे
बेबी सब कुछ, बेबी की कोई रिस्क है तो अपन बेबी को पहले डिलीवर करवा लें। अगर कोई रिस्क नहीं है और कोई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो उस हिसाब से, प्लस बेबी का वेट असेस करना होता है, बेबी का प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब कुछ देखने के लिए करवाते हैं। तो ये 3 तो इंडिकेटेड है। उसके बीच में अगर जैसे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो करवानी होती है। अगर बिना इंडिकेशन के तो आजकल ऐसा भी हो गया है, मेट्रो सिटीज़ में लोग मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी हर एक अपने चैम्बर में ही सोनोग्राफी मशीन लेके बैठते हैं। वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, एक्सपोजर होता है। तो उसमें कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है? अगर हम 3-4 बहुत ज़्यादा होती है तो हाँ होता है। अच्छा, हार्मफुल है वो? हार्मफुल है। ओके। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल था कि जो बच्चे पैदा होते हैं, फीडिंग को लेकर बहुत इश्यूज आते हैं कि माँ का दूध बच्चे को पूरा पड़ता नहीं 6-6 महीने, क्योंकि बच्चे को पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है और दूध मिलता नहीं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो हम लोग तक कि भाई गाय का दूध या फिर ये बकरी का दूध यही पिलाते हैं। क्या तरीका है फिर? और कोई तरीका है या? वैसे तो ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ये डिमांड और सप्लाई वाली बात होती है। आप जितना ज़्यादा फीड करते हो उतना ज़्यादा दूध आता है। अच्छा। है ना? मतलब बच्चा जितना ज़्यादा सक करता है ना तो आपके ब्रेन को वो स्टिमुलस मिलता है और उतना ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं। पर आजकल कंफर्ट ज़्यादा चाहिए। हाँ, वही वो इशू बहुत ज़्यादा आ गया है कि लड़कियां पिलाती नहीं है, पेशेंट पिलाते ही नहीं है। और जो पेशेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो लोग भी ना बच्चे को जैसे अपने पास ही रखेंगे, डॉटर को नहीं देंगे कि भाई तुम संभालो बच्चे को। तो वो जो एक बॉन्ड बनना चाहिए मदर और बेबी का, वो भी नहीं बनता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका बहुत होता है, सिक्रीशन। तो नहीं, वो कई बार हम लोगों को कहना पड़ता है, मतलब हम लोगों को ये चीज बार बार कहनी पड़ती है, मदर के पास सुलाओ बच्चे को। एज ए मदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को उठानी चाहिए वो पेरेंट्स उठा लेते हैं। तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि उनके भी ना एक ही बच्चा, एक लड़की एक लड़का होता है और उधर भी आगे भी वही। बिल्कुल बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं इस चीज को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। बाकी फिर कुछ मेडिसिन्स आती है, मेडिसिन्स दी जाती है, प्लस मिल्क इनटेक कहते हैं बढ़ाओ। बाकी जैसे जो अपनी ये जो जापे वाला जो डिलीवरी के बाद वाला जो ये लोग सामान देते हैं उसमें ऐसा कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम क्या, जीरा और कई चीजें देते हैं, गरम चीजें जो होती हैं, जी जी जी, मिल्क बढ़ाने के, ड्राई फ्रूट्स और सारे, जी जी जी, देते हैं, किससे दूध बढ़ जाएगा, ऐसा कहते हैं ये लेडीज कहती है कि बढ़ जाता है। अच्छा, जब आफ्टर डिलीवरी बच्चे का आइडियल वेट क्या होना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ है वो हेल्दी है? 2.5 to 3.5 इज नॉर्मल। अच्छा, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो किस सर्कमस्टेंसेस में मैच्योर होने से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं और क्या चीजें डिफरेंसेस होती है एक हेल्दी बच्चे से? यूजुअली जो बेबी 2.5 से कम है, मतलब एक कॉल लेते हैं मैम। हेलो हेलो, जी मैम। 2.5 kg से लो हो वेट बेबी का, या फिर 34 वीक्स से कम हो बच्चे का, तो वो प्रीमेच्योरिटी में आता है। और चांसेस इसका कॉजेज में बहुत सारे होते हैं, यूट्रस का खुद का भी कारण होता है। जी, कई बार यूट्रस एबनॉर्मल होते हैं, उसके इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि यूट्रस की खुद की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे सेप्टम हुआ, कई बार बायकॉन्जुगेट यूट्रस होते हैं इन लोगों में, और उन लोगों में बेबी जल्दी डिलीवर हो जाता है। देन सर्विक्स जो होता है, बच्चादानी का जो मुंह होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कई बार कि होल्ड कर सके। जी, कॉल लेते हैं मैम, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो मैम जी, अपना नाम बताइए। मैं सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैम वो है ना, मेरी डिलीवरी होती है ना, जी, जब 5 से 7 महीने में थैली लीक हो जाती है, जब जिस थैली में बच्चा रहता है ना जी, वो लीक हो जाती है, तो उसका उपाय क्या है? जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, 1 महीना हुआ है, 2 बार हो गया है मेरे साथ। हाँ, तो एक बार जो बार बार अगर प्री मैच्योर ऐसे हो जाते हैं तो एक बार है ना, कंसीव करने से पहले आके सारे इन्वेस्टिगेशन करवाओ।
हो सकता है आपकी बच्चादानी की कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके कारण ये बार बार थैली लीक हो जाती है, ठीक है। तो एक हमेशा ऐसा होता है कि आप जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, तो प्रेगनेंसी के टाइम में अपन इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2 प्रेगनेंसी के बीच वाले टाइम में आके इन्वेस्टिगेट करवाओ। जैसे अभी हो गया आपका, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको प्रेगनेंसी जब भी आप प्लान करते हो उससे पहले आके एक बार डॉक्टर से मिलिए। अच्छा ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी मैम, हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास सवाल भी इतने सारे हैं, आप भी कंफ्यूज होगी। अच्छा, मैं आपसे सीजर के बाद जो प्रीमेच्योर बेबी होता है उसके बारे में बात कर रही थी। हाँ, तो कई बार है ना बच्चादानी का जो मुंह होता है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो बेबी को होल्ड कर पाए। अच्छा। प्लस कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके कारण बार बार प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती है। प्लस कईयों की जैसे आंवल होती है वो नीचे आ जाती है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाते हैं, तो इससे बहुत सारे कारण हैं। इवन एनीमिया, खून की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। और जो ये प्रीमेच्योर बेबी होता है, ये बात का वक्त जो जैसे 2 महीने पहले हो चुका है, तो ये बाद में रिकवर हो जाते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, या कुछ नहीं रिकवर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मेंटली या फिजिकली कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई होता फॉल्ट है, होता है। उनकी केयर बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ती है उनकी केयर, अच्छा। है ना। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, जब हम कह रहे हैं कि जब आपने डिलीवरी होने वाली है उससे पहले, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को जो जेन्युइन यहाँ पे बोला जाता है जापा, जापे के लड्डू खिलाए जाते हैं, लेकिन जब बेबी होने वाला तो उससे पहले भी एक टेंडेंसी है कि घी पिलाओ, हल्दी खिलाकर, इससे स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये जो फैली हुई भ्रांतियां हैं, फिर रूमर है, या ये वाकई में सच है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि घी से अच्छे से हो जाता है। वो घी से ओबेसिटी इतनी हो जाती है। यही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये टेंडेंसी है कि आफ्टर डिलीवरी भी घी या फिर ये जो गर्म चीजें हैं, तासी जिनकी अजवाइन देते हैं, अजवाइन, देते बिल्कुल हैं, कई बिल्कुल लोग केसर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैंने सुना है, पेशेंट से सुना है कि अब हम केसर खा लें क्या। हाँ, यही। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, जैसे जब डिलीवरी हो जाती है, अभी जैसे मैं आपको कह रही थी कि बच्चे के लिए माँ का दूध कम पड़ता है, तो हालांकि आप कह रहे थे अब वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसी ड्यूरिंग अगर हम ये कहें कि माँ अगर अपनी दूध की कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो डाइट शेड्यूल क्या ऐसा फॉलो करना चाहिए कि उनके लिए वो प्रॉब्लम ही ना आए कि बच्चे के लिए दूध कम पड़ रहा है, 6 महीने जो उनको रिकवर करना है। मिल्क इंटेक अच्छा होना चाहिए। दालों में क्या मेंशन किया जा सकता है, दाल और सब्जियों में? नहीं, वो तो सब खाओ, सब खाइए। हाँ, रोटेशन से, मतलब सारी, ऐसा नहीं है कि आप मूंग की दाल ही खा रहे हो, मूंग भी खाओ, तुअर भी खाओ, चना भी खाओ, सब खाओ, सारी डाल दो उसमें। अच्छा, कुछ कंसेप्शन मैम ऐसे होते हैं कि बिफोर डिलीवरी जब कंसीव हो जाता है, आप नारियल बहुत खाओ, बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी होगी, दिमाग तेज होगा, इस तरह के कंसेप्ट बहुत सुनने को मिलता है, ये कितने सच हैं? नहीं, कुछ सच नहीं है। हम तो नहीं मानते हैं, हाँ आयुर्वेद वाले मानते होंगे, तो बात अलग है। मैम से बातें यूं ही चलती रहेगी, सवाल बेहद सारे अभी हमारे पास, लेकिन आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 51099151 पर। फिलहाल ले लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए कहीं भी कभी भी रमता जोगी। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। हर सोमवार रात 8:30 बजे ओए रमता जोगी। बॉलीवुड का ताजा तरीन हाल, सितारों की दुनिया, शुक्रवार रात 9 बजे। तो मेरे बंधुओं, धर्म परमानंद देता है, हमें परम आनंद देता है, धर्म हमें उत्सव देता है। विवेकाधिष्ठित बुद्धि ही, इस विवेक रूपी बुद्धि रूपी ब्रह्मा से जरा पूछें, है बुद्धि, बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा।
इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से मैडी टॉक में मैं शिल्पा बेहद स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है चंद्रा के हाथी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप कॉल करके उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकती हैं। हमारा नंबर है 51099951 पे कॉल करके बात कर सकती हैं। मैम, हम जो प्रेगनेंसी को लेकर बात कर रहे थे, मैंने आपसे ये पूछा था कि जो हम लोग ओबेसिटी को कहीं ना कहीं खुद ही बढ़ावा देते हैं, कॉम्प्लिकेशंस खुद ही लाते हैं डाइट शेड्यूल में फैट को ज्यादा इंक्लूड करके, और आप कह रही थी कि एक हद तक गलत भी है। लेकिन अगर मैं जेन्युइन आपसे ये पूछूं कि बच्चा होने के बाद 6 महीने जहां सिर्फ माँ के दूध पर बच्चा डिपेंड रहता है, वहीं पर आजकल इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मैं नाम तो क्या लूं, बेहद सारे हैं जो बच्चों को खिलाए जाते हैं, जो पैक्ड आते हैं। क्या वो, आपको क्या लगता है वो सही है बच्चों की हेल्थ के लिए? नहीं। तो फिर क्या खिलाना चाहिए? बेस्ट तो यही है, मदर्स मिल्क कहते हैं। मदर मिल्क जो है वो सफिशिएंट है बच्चे के लिए। ये जो भी टॉप मतलब ये जो मिल्क वाले आते हैं, लैक्टोजन और ये सारे, जी। वो उसमें ना कहीं उसको जो बनाने का जो प्रोसेस रहता है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और प्लस इससे मदर मिल्क से बच्चे में इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, बच्चे का मदर से बॉन्ड इम्प्रूव होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर कहीं दूध कम पड़ भी गया तो बॉटल जो फीडिंग होती है वो भी हम बच्चों को बहुत करवाते हैं, वो कितना इन्फेक्शन बढ़ाती है बच्चों में? बहुत ज्यादा जी। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्ली स्टरलाइज करना पड़ता है एवरी टाइम। जब भी आप उसको बच्चे को फीड कराओ, बॉटल बॉइल्ड होनी चाहिए, ढक्कन बॉइल्ड होना चाहिए, निप्पल बिल्कुल सब कुछ बॉइल्ड होना चाहिए। और इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं आप छोटे बच्चे के साथ। बिल्कुल। और बॉटल फीड तभी कराते हैं जब आप डायरेक्ट फीड नहीं करा पाते हो, तभी तो उससे बेहतर अगर आप कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएं, ज्यादा बेटर है। पर वो भी यही होता है कि उसको भी बॉइल किया हुआ होना चाहिए, कटोरी और चम्मच से भी। अच्छा, बच्चे और माँ को अगर देखा जाए कितना हाइजीनिक कॉन्शियस रहना चाहिए जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए? एक साल भर का कह लीजिए, ड्यूरिंग 6 महीने का बच्चा हो तो कितना हाइजीनिक कॉन्शियस? क्योंकि आजकल क्या हो गई कि वही वाली बात आ गई कि महिलाएं थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने में लापरवाह हो जाती, जैसे हगीज का यूज करती हैं, बच्चों को 8-8 घंटे 4-6 घंटे हगीज पहना कर रखती हैं, तो बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान ही है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों की यूजुअली इधर पेरिनियल एरिया में यूजुअली इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रेड रैशेस हो जाते हैं, और सही तो नहीं है। जितना कॉटन का कपड़ा अगर एज ए नैपी बच्चों को बांधा जाए वो ज्यादा। वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी होता है, बच्चे इसी में मतलब पड़े ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कई लोग तो उसको ना मतलब बार बार हगीज चेंज करना नहीं चाहते, बिल्कुल 4-5-6 आवर्स से चेंज करते हैं, तो कितना गंदा हो जाता है। और रात भर अगर बच्चा उसमें रहता है तो उसके लिए भी कंफर्ट नहीं है। वो सही तो नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, एक आइडियल मदर को आफ्टर डिलीवरी किन किन बातों का जेन्युइनली ध्यान रखना चाहिए? खाने से लेकर पीने, सोने, बैठने, बच्चे के लिए इन सब चीजों में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे परफेक्ट तरीका क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं आपसे समरी में पूछ रही हूँ कि अच्छी तरह बच्चे को हेल्दी रखना हो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खुद के लिए भी, महिला को, और बच्चे के लिए भी? हाँ, मदर खुद अच्छे से न्यूट्रिशन ले, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा ले, कैल्शियम ले अच्छे से, आयरन कैल्शियम ले, और बाकी बच्चे का ये कि बच्चे को हम लोग कहते हैं एवरी 2 आवर्ली फीड कर देना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लेडीज है ना, बच्चे रोते ही रहते हैं, लेडीज अपने काम में बिजी रहती हैं, और जब बहुत रोने लगते हैं उसके बाद दूध पिलाते हैं, तो थोड़ा सा फिर ना बच्चे इतने इरिटेबल हो जाते हैं कि वो पीते नहीं है। तो हेल्दी रखने के लिए प्लस उससे एक हैबिट पड़ जाती है बच्चों के रोने की। तो बेस्ट है कि जैसे ही बच्चा 2 घंटे हो गए उसके बाद में जरा सा आपको लगे कि हाँ ये भूखा होगा, अब डिमांड, तो इमीडिएटली आपको सब कुछ छोड़ के बच्चे को फीड करा देना चाहिए। अच्छा मैम, पता आपको कभी कभी ऐसा होता है, जो आपने बात कही मुझे याद आ गई कि हर 2 घंटे में बच्चे को फीडिंग करानी चाहिए। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैम कि माँ जैसे ही बच्चा रोता है उसे फीडिंग कराने लगती है, और बच्चा फिर उसके बाद भी कंटिन्यू रोता रहता है। नहीं, वो क्या होता है कि हर बार वो इनएडिक्वेट फीडिंग होती है। ओके। है ना, आपने पिलाया, नॉर्मली कई बार हमने देखा है बच्चा आधा से 1.25 घंटा लगा लेता है फीड कराने में, है ना, तो वो क्या होता है 5-10 मिनट पिलाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बच्चे ने इधर उधर देखा और वो बंद कर देते हैं, हाँ पी लिया सो गए, पेट भर गया। हाँ,
वो 2 मिनट तो बच्चा ठीक रहता है, फिर उसके बाद में वापस वो रोने लगता है। जो छोटे ये 6 मंथ तक बच्चे होते हैं, इनको और कुछ नहीं, वो सिर्फ है ना रोते इसीलिए हैं जब वो भूखे होते हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से या तो वो बीमार हैं तो रो रहे हैं, पेट दर्द है या कुछ इस तरह का कोई और प्रॉब्लम है तो रोते हैं, अदरवाइज वो रोना भूख के लिए ही रोते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं रोते हैं। तो मतलब उस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि भाई जब भी फीड कराए तो अच्छे से प्रॉपरली फीड करा दे। बच्चा है ना, जब पेट भर जाता है तो वो अपने आप छोड़ देता है और दूध निकालने लगता है अक्सर। और दूध पिलाने के बाद में जैसे जो हम कहते हैं बर्पिंग की डकार दिला दो उसको, डकार ले आराम से बच्चा दूध पी के सो जाता है। 3 मंथ्स तक तो बच्चों का यही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। अच्छा, फीडिंग से एक बात और याद है। फीडिंग के कारण बच्चे ऐसे करते हैं, हर 10 मिनट से दूध पीना है और फिर हैबिट में हो जाता है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, फीडिंग कराने का सही तरीका क्या है? क्योंकि हमने देखा है मोस्ट ऑफ की महिलाएं लेट कर दूध ज्यादा पिलाती हैं, तो सही पोस्चर क्या है? हम लोग तो बैठ के पिलाने का कहते हैं। कई बार सोते सोते बच्चा मदर सो रही है, बच्चे को सोते सोते दूध पिलाया और बच्चा नींद में ही दूध पिया और फिर दूध पीने के बाद में बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया, जैसे वॉमिटिंग हुई उसको, और फिर बच्चे की वो सांस की नली में चला गया और बच्चे को डेड लेके आते हैं। हम लोग कई बार हमेशा ये कहते हैं बैठ के दूध पिलाओ, आप भी अलर्ट रहो, बच्चे को अच्छे से दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में उसको कंधे पे लेके पीछे हाथ फेरो, डकार दिलाओ, उसके बाद ही सुलाओ, ऐसे नहीं सुलाओ। नहीं तो वो जो दूध पीने के बाद में कई बार बच्चे थोड़ा सा दूध निकालते हैं, उस टाइम में जब सांस की नली में चला जाता है तो बच्चा जो कई बार ऐसा होता है ना कि रात में बच्चे को सुलाया, दूध पिला के सुलाया और बाद में देखा तो बच्चा था खराब हो गया, तो वो चीज़ बहुत खराब होती है। अच्छा, जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चों में जॉन्डिस के सिम्टम भी हल्के हल्के दिखाई देते हैं। कभी घर आने के बाद भी होता है कि भाई हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद आने के बाद जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो कैजुअल चीज़ है या फिर सीरियस है? बहुत नॉर्मल चीज़ है। वो मदर और फादर या अपन ऐसा कहें मदर और बेबी, इन दोनों के ब्लड ग्रुप नहीं मिलते हैं, तो वो जो आपस में उन दोनों के ब्लड के ग्रुप्स नहीं मिलने के कारण जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसके कारण हो जाता है जॉन्डिस। तो नॉर्मल है वो तो। अपने यहाँ अपन तो जन्म पत्री मिला के शादी करते हैं, ग्रुप्स कौन मिलाता है? अच्छा, मेरा एक और सवाल ट्विंस को लेकर है कि जब 2 बच्चे होते हैं या फिर 3 बच्चे डिलीवर होते हैं तो क्या उनके वेट में भी कुछ जज किया जाता है कि नहीं 2 बच्चे हुए हैं तो कम से कम 2.5 किलो वेट होना ही चाहिए, या फिर 1.5 किलो या 2 किलो, या फिर 3 बच्चे हुए तो कम से कम इनका इतना वेट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, पर जो ट्विंस होते हैं यूजुअली मतलब ऐसा नहीं होता है, 2.5 किलो के हो जाते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ हुए थे 3 kg के 2। अच्छा। लेकिन उनके जो यूजुअली वो लो बर्थ वेट के होते हैं। अच्छा। 2.5 से कम होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 और 2.5 ऐसा, मतलब अक्सर इस रेंज में होते हैं एंड दे आर नॉर्मल। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब 2 जुड़वा होते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग होता है और एक फिजिकली थोड़ा कम होता है, या मेंटली एक बहुत शार्प होता है, एक नहीं होता है। ये टेंडेंसी कितनी सही है? नहीं, होता है ऐसा होता है। हाँ। अच्छा। एक थोड़ा सा हेल्दियर साइड पे होता है, एक थोड़ा सा कम वेट वाला होता है। अच्छा, ये कितना ट्रू है कि कहा जाता है कि जब ट्विंस होते हैं तो उनके रिएक्शंस भी काफी हद तक सेम होते हैं? आगे ऐसा जो जिनका एक ही आंवल होती है ना, उनकी सारी एक्टिविटीज एक जैसी चलती है, और जिनकी 2 अलग अलग आंवल होती है उनकी डिफरेंट होती है। अच्छा, ये भी होता है। अच्छा, जब बच्चा कंसीव होता है तो उसकी एग्जैक्टली जगह होती है, अगर बच्चा वहाँ कंसीव ना होके बॉडी के पेट में कहीं और जगह कंसीव होता है तो क्या वो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है? बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसमें। उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो आउटसाइड द यूट्रस प्रेगनेंसी रह जाती है, मोस्टली ट्यूब में, कभी ओवरी में, कभी बाहर भी रह जाती है, वो एब्डोमिनल भी होती है ना कई बार। तो जो ये वाली होती है, मतलब बाकी किसी भी ऑर्गन की इतनी अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है जितना यूट्रस 9 मंथ्स तक बढ़ सकता है, ट्यूब नहीं बढ़ सकेगी। ट्यूब की तो बहुत ही कम कैपेसिटी होती है। जी जी। तो जब वो नहीं बढ़ सकती है, जैसे 6 वीक्स पे, और कई बार मैक्सिमम 3 मंथ्स 8 to 10 वीक्स एम्पुलरी पोर्शन में होता है, तो 8 to 10 वीक्स तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। उसके बाद में वो रप्चर हो जाती है, उसकी क्योंकि कैपेसिटी नहीं है तो वो रप्चर हो जाती है। तो पेशेंट अंदर ही अंदर ब्लीड करता है, पेट में ही ब्लीड करता है,
और उस केस में पेशेंट एकदम अंदर ब्लड चला गया, पता चला तब तक बहुत सीरियस होके आता है पेशेंट। तो उसको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो 6 वीक की सोनोग्राफी है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ भी बहुत ज़्यादा है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है। तो अपन अगर अपने को पता चल गया कि यूट्रस के बाहर है तो अपन रप्चर होने से पहले ही उसको रिमूव कर दें, नहीं तो फालतू पेशेंट सीरियस होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास सवाल बेहद सारे हैं अभी आपके लिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चंस को ड्यू रख लेते हैं। आप स्टूडियो में आई, हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज हमारे साथ स्टूडियो में गायनेकोलॉजिस्ट चंद्रा के हाथी मैम थी। उनसे हमने बहुत सारी बातें की, सवाल बेहद सारे हैं लेकिन वक्त कम था। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी मैं नए विषय के साथ, नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।